इवनिंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को विभव मापी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ को देखिए। ये वेरिएबल रेसिस्टर है, इसको रियोस्टैट कहते हैं। रियोस्टैट का मतलब वैसा रेसिस्टर जिसके रेसिस्टेंस का मान हम अपने ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। एक रेसिस्टर वैसा होता है जिसका रेसिस्टेंस फिक्स होता है। जैसे यहाँ इस डायग्राम में देखिए, ये जो रेसिस्टेंस है R, इसका रेसिस्टेंस फिक्स है। अगर R का वैल्यू 10 ओम है तो वो 10 ही रहेगा, उसको हम 9, 8 या 11, 12 नहीं कर सकते। यानी इसका सिंबल क्या हो गया, इस तरह का। लेकिन जिस रेसिस्टेंस का वैल्यू आप बदल सकते हो उसका सिंबल देखिए, उसमें एरो एक डाला जाता है। इस एरो का मतलब है कि इस रेसिस्टर के रेसिस्टेंस का मान हम बदल सकते हैं। तो वैसा रेसिस्टेंस जिसका मान हम बदल सकते हैं उसको वेरिएबल रेसिस्टर या रियोस्टैट कहते हैं। रियोस्टैट मीन्स वैसा रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस बदला जा सके, और इसका ये सिंबल हो गया। ये सिंबल है ओपन की। ओपन की को खुला कुंजी कहते हैं। ये ओपन की है और ये सिंबल है क्लोज्ड की का। क्लोज्ड की और ओपन की के सिंबल में डिफरेंस केवल एक डॉट का है। यह डॉट अगर डाल दीजिए तो की क्लोज्ड हो गया, यानी सर्किट कंप्लीट हो गया और करंट फ्लो होगा। अगर की ओपन है यानी डॉट नहीं है तो इसका मतलब सर्किट ब्रेक हो गया और करंट फ्लो नहीं होगा। यह सिंबल है टू वे की। इसका नाम है टू वे की। हिंदी में कहते हैं द्विगामी कुंजी, यानी एक स्पेशल टाइप का की है जिसमें देखिए 3 टर्मिनल है, 1, 2, 3। अगर टर्मिनल 1 और 3 को कनेक्ट करना हो तो ये जो एल्युमिनियम का एक रॉड देख रहे हैं, इस रॉड को इस तरह से ये जो टर्मिनल 3 है, इस टर्मिनल 3 और टर्मिनल 1 को इस रॉड से कनेक्ट करिए। अगर हमको 2 और 3 को कनेक्ट करना है तो इसको यहाँ से खोल के, टर्मिनल 1 से खोल के टर्मिनल 2 में लगा दीजिए। तो फिर क्या हो जाएगा, यह वाला रॉड 2 और 3 से कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। तो टू वे की का मतलब हो गया द्विगामी कुंजी। इसमें क्या होता है कि 3 टर्मिनल होता है, किसी 2 टर्मिनल को आपस में एक बार आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 1, 3 को कनेक्ट करना हो तो ये एल्युमिनियम का जो फ्रेम है इसको आप 1 और 3 में रखें। अगर 2 और 3 को कनेक्ट करना है तो यहाँ 1 से खोल के 2 में डाल दें तो ये 2 और 3 कनेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये टू वे की द्विगामी कुंजी। एक देखिए स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल को हिंदी में मानक सेल कहते हैं। वैसा सेल जिसके ईएमएफ का वैल्यू पता हो, वैसा सेल जिसका ईएमएफ का वैल्यू पता हो उसको हम स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। और वैसा सेल जिसका ईएमएफ का वैल्यू नहीं पता है वो जनरल सेल हो गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सेल या मानक सेल उस सेल को कहते हैं जिसके ईएमएफ का मान आपको पता हो, जिसका ईएमएफ ज्ञात हो। यह एक रेसिस्टर है। इस रेसिस्टर से जब आई एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो यह कुछ ना कुछ वोल्ट खा जाएगा, और जितना वोल्ट खाएगा उतना ही इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल किस टर्मिनल का अधिक होना चाहिए? करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। इसका मतलब टर्मिनल ए का पोटेंशियल टर्मिनल बी के पोटेंशियल से अधिक होगा। तो हम लिखेंगे VA माइनस VB, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा? और ये जो रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर कितना वोल्ट खा गया? I इंटू R। किसी भी रेसिस्टर R से जब I एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो वह I इंटू R इतना वोल्ट कंज्यूम करेगा। तो I इंटू R को क्या कहेंगे? कंज्यूम्ड वोल्ट। इसको क्या कहेंगे? कंज्यूम्ड वोल्ट। तो जितना वोल्ट कंज्यूम करेगा कोई रेसिस्टर उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके दोनों टर्मिनल का। यानी किसी रेसिस्टर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना वो वोल्टेज कंज्यूम करेगा। क्लियर है? अगर ये 2 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है तो इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा। अगर ये 3 वोल्ट कंज्यूम करेगा तो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट होगा। मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 7 वोल्ट है, तो इसका मतलब 3 वोल्ट कहाँ चला गया? इस पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और यहाँ 7 वोल्ट है, इसका मतलब 3 वोल्ट ये खा गया। तो डिफरेंस कितना आ गया? 10 माइनस 7 3। ये 3 उतना ही डिफरेंस आएगा जितना ये कंज्यूम करेगा। याद रखिए, किसी वायर में अगर रेसिस्टेंस है, अगर मान लीजिए आपके पास एक तार है,
मान लो एक तार है, किसी भी तार का दो सिरा होता है, दो टर्मिनल होता है। मान लो ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, ठीक है। ये एक तार है जिसका दो टर्मिनल है, टर्मिनल ए टर्मिनल बी। अब मान लीजिए इस तार में कोई प्रतिरोध नहीं है, इस तार का रेसिस्टेंस जीरो है, इस तार का रेसिस्टेंस जीरो है। अगर इस तार से करंट फ्लो होगा तो क्या ये वोल्टेज कंज्यूम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि I इंटू आर का वैल्यू जीरो होगा। करंट तो फ्लो करेगा वायर में, लेकिन रेसिस्टेंस जीरो है, इसलिए ये वोल्टेज कंज्यूम नहीं करेगा। इसका मतलब इस तार के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर ये 10 वोल्ट है तो टर्मिनल बी भी 10 वोल्ट पे होगा। क्यों भाई? पोटेंशियल यहाँ पे क्यों नहीं ड्रॉप हो रहा है? पोटेंशियल का मान घट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस जीरो है। अगर किसी वायर का रेसिस्टेंस जीरो है तो करंट फ्लो होने के बावजूद उसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना आएगा? VA माइनस VB का फॉर्मूला होता है I इंटू आर। करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन R का वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब VA माइनस VB बराबर जीरो, इसका मतलब VA बराबर VB। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी वायर में रेसिस्टेंस हो, मान लीजिए किसी वायर का रेसिस्टेंस 2 ओम है और उसमें मान लीजिए 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो यह कितना वोल्ट खा जाएगा? 3 इंटू 2 यानी 6 वोल्ट कंज्यूम करेगा। तो अगर इस टर्मिनल का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो इधर कितना बचेगा? 6 वोल्ट कंज्यूम हो गया, तो इधर 4 वोल्ट बचेगा। यहाँ पे कितना वोल्ट बचेगा? 4 वोल्ट। तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 10 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट। 10 वोल्ट में आप 4 वोल्ट घटाइए तो 6 वोल्ट आया ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही आएगा जितना ये वोल्टेज कंज्यूम करेगा। तो इसका मतलब अगर किसी तार में प्रतिरोध है तो जैसे ही उससे करंट फ्लो होगा तो वह पोटेंशियल कंज्यूम करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं आज के वीडियो लेक्चर का, क्योंकि इस एग्जाम्पल पर ही पोटेंशियोमीटर काम करेगा। ध्यान से समझिएगा, यह एक वायर है जिसको हम मोटा करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं, इस वायर का नाम है AB। इस वायर का क्या नाम है? AB। यह जो वायर है यह एक स्पेशल वायर है। इस वायर में रेसिस्टेंस है। इस वायर में क्या है? रेसिस्टेंस है। तार AB में क्या है? रेसिस्टेंस है। और इधर जो आप वायर देख रहे हैं, ये जो है इस वायर को, ये जो वायर AB है, इस वायर को हमने 10 वोल्ट के एक बैटरी से कनेक्ट किया है। और ये जो वायर देख रहे हैं इसको कनेक्टिंग वायर कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक जो ये वायर है, इस वायर को हम कनेक्टिंग वायर कहते हैं, जिसका रेसिस्टेंस जीरो होता है। उसी प्रकार ये जो वायर है यह भी कनेक्टिंग वायर है, इसका रेसिस्टेंस जीरो होता है। इस तार का उपयोग किया गया है केवल इस तार को बैटरी से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो कनेक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस जीरो होता है। लेकिन ये जो वायर AB है इसमें रेसिस्टेंस है। इसका मतलब जब इस वायर AB से करंट फ्लो होगा तो ये वोल्टेज कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब इसी पर एग्जांपल लेते हैं। ये 10 वोल्ट का बैटरी है। इस 10 वोल्ट के बैटरी से इस वायर AB को कनेक्ट किया गया। मान लीजिए इसमें करंट फ्लो होगा, इस बैटरी के द्वारा क्या होगा? करंट सप्लाई होगा। जब यह करंट फ्लो होगा तो क्या ये जो तार है कनेक्टिंग वायर, ये वोल्टेज खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि कनेक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस जीरो है। इसीलिए इस कनेक्टिंग वायर में करंट फ्लो होगा लेकिन ये वोल्टेज कंज्यूम नहीं करेगा। इसका मतलब अगर बैटरी का ये वाला प्लेट 10 वोल्ट पर है, 10 वोल्ट EMF है, इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट 10 वोल्ट पे होगा, नेगेटिव प्लेट 0 वोल्ट पे होगा, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट 10 वोल्ट पे है तो ये पॉइंट भी 10 वोल्ट पे होगा, क्योंकि इस बीच में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रेसिस्टेंस जीरो। ये कनेक्टिंग वायर है, ध्यान से समझिए। ये जो वायर है ये कनेक्टिंग वायर है, इसका रेसिस्टेंस जीरो है, तो करंट फ्लो होगा लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। विभव में कोई भी पतन यानी वोल्टेज में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। तो ये भी 10 वोल्ट होगा। ये जो पॉइंट होगा 10 वोल्ट, और ये यानी टर्मिनल A कितने वोल्ट पर होगा? 10 वोल्ट पे होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 वोल्ट। उसी प्रकार ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट होगा, यहाँ भी 0 वोल्ट होगा और यहाँ भी 0 वोल्ट होगा। इसका मतलब ये जो वायर है AB, इस वायर AB का
टर्मिनल ए 10 वोल्ट पे है, वायर ए बी का टर्मिनल ए 10 वोल्ट पर है जबकि टर्मिनल बी 0 वोल्ट पे है। ठीक है, ध्यान से समझिए। इस वायर ए बी का लंबाई है 5 सेंटीमीटर। इस वायर का कुल लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, चूंकि वायर में रेसिस्टेंस है, पूरे तार में प्रतिरोध है, तो यह जैसे ही करंट पास होगा इससे, जब इससे करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? ये वोल्टेज खाना स्टार्ट करेगा। चूंकि वायर में रेसिस्टेंस है तो जब करंट फ्लो होगा तो वोल्टेज ये खाएगा, तो वोल्टेज घटते चले जाएगा। यहाँ देखिए टर्मिनल ए पर कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट। जैसे ही हम आगे बढ़े, ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, 4 और ये 5, ये पूरे तार की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। जैसे ही हम 1 सेंटीमीटर आगे बढ़े तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल घटकर 8 वोल्ट हो गया। फिर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़े 6 वोल्ट हो गया, फिर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़े 4 वोल्ट हो गया, फिर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़े 2 वोल्ट हो गया, और फिर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़े तो 0 वोल्ट हो गया। यानी पूरे 5 सेंटीमीटर के लंबाई पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 10 वोल्ट। ध्यान से समझिए, ये वायर ए बी का टर्मिनल ए 10 वोल्ट पे है जबकि टर्मिनल बी जो है वो 0 वोल्ट पे है। इसका मतलब जैसे हम टर्मिनल ए से चलते हुए टर्मिनल बी पर आते हैं तो मेरा वोल्टेज 10 वोल्ट घट गया। 10 वोल्ट से 0 होने का मतलब है 10 वोल्ट कंज्यूम हो गया इस वायर के द्वारा। तो 5 सेंटीमीटर का वायर 10 वोल्ट खा गया तो 1 सेंटीमीटर पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको हम फाई कहते हैं। ये फाई है। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? फाई। फाई का वैल्यू यहां कितना है? 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो फाई का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप, पीडी का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप यानी विभव पतन, पतन माने गिरना यानी घटना। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ए बी, यानी यह जो तार ए बी है, पर यूनिट लेंथ का मतलब प्रति एकांक लंबाई, यानी तार ए बी के प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन। यह जो तार ए बी है इसके 1 सेंटीमीटर लंबाई पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 2 वोल्ट। यहाँ 10 है और यहाँ 8 है, यानी 1 सेंटीमीटर लंबे तार के द्वारा खाया गया वोल्ट 2 वोल्ट है। फिर 1 सेंटीमीटर पर 2 वोल्ट, फिर 1 सेंटीमीटर पर 2 वोल्ट, यानी इस तार के 5 सेंटीमीटर लंबाई के द्वारा कितना वोल्ट खाया जा रहा है? इस तार के टर्मिनल ए का विभव है 10 वोल्ट, टर्मिनल बी का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, यानी 5 सेंटीमीटर जो लंबाई है तार का, 5 सेंटीमीटर लंबे तार के द्वारा कुल कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 10 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर पर निकल जाएगा 10/5 यानी 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ए बी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 2 वोल्ट। तो 2 सेंटीमीटर पर कितना होगा? 4 वोल्ट। 3 सेंटीमीटर पर कितना होगा? 6 वोल्ट। 4 सेंटीमीटर पर कितना होगा? 8 वोल्ट। यहाँ 10 है, 8 वोल्ट खा गया, तब ना यहाँ 2 वोल्ट बचा। और फिर पूरे 5 सेंटीमीटर पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 10 वोल्ट। ठीक है, मान लीजिए इस वायर पर कहीं भी एक पॉइंट हम लेते हैं N, मान लो ये पॉइंट है N, और मान लो पॉइंट A, ये जो टर्मिनल है A और ये जो पॉइंट है N, इसके बीच का लंबाई है L। A से N के बीच का लंबाई है L। मान लीजिए इस तार AB पर हमने एक बिंदु लिया N और A से N तक के बीच का लंबाई है L। तो अब बताइए VA माइनस VN का वैल्यू क्या होगा? यहां पर नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ AN इक्वल टू L, यदि A से N के बीच का लंबाई L हो, यानी इस लेंथ को अगर हम L सेंटीमीटर माने, तो बताइए VA माइनस VN, तो पॉइंट A और पॉइंट N का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है फाई इंटू एल। इसका फॉर्मूला क्या होगा? फाई इंटू एल। इसको आपको समझना है, इस फॉर्मूले को समझना कैसे हुआ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये जो एल का वैल्यू है, ये एल का वैल्यू आप देखिए तो डायग्राम में कितना सेंटीमीटर है? ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक की लंबाई 3 सेंटीमीटर है ना? तो एल का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और फाई का वैल्यू कितना है? 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर।
तो VA माइनस VN का वैल्यू हो जाएगा फाई इंटू एल, है ना। तो फाई का वैल्यू क्या रखोगे, 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इंटू एल का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। ये जो एल है इसका वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर पर कितना वोल्ट खा रहा है 2 वोल्ट। तो यहां से यहां तक की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर पर कितना वोल्ट खा जाएगा 2 गुने 3 यानी 6 वोल्ट खा जाएगा। तो 6 वोल्ट आएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो तो चेक करो, ए का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, एन का पोटेंशियल है 4 वोल्ट, तो VA माइनस VN यानी 10 माइनस 4 6 वोल्ट आ गया। सिंपल सा बात है कि अगर A और N के बीच का लंबाई L सेंटीमीटर हो तो जरा समझिए 1 सेंटीमीटर तार जो है वह कितना वोल्ट खा रहा है 2 वोल्ट, तो L सेंटीमीटर कितना खा जाएगा, यहाँ L का मान 3 है तो 3 सेंटीमीटर कितना वोल्ट खाएगा 6 वोल्ट। तो इसका मतलब इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा। अगर हम जनरल बात करें, एक वायर है जिसके 1 सेंटीमीटर लंबाई पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 5 वोल्ट। मान लीजिए एक तार है जिसके प्रति सेंटीमीटर लंबाई पर 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर तार पर पोटेंशियल ड्रॉप है 5 वोल्ट। तो L सेंटीमीटर पर कितना होगा 5L, ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना L सेंटीमीटर पर। तो VA माइनस VN का फॉर्मूला हो गया 5 इंटू L, जहां N क्या है, जहां N जो है उस तार AB पर एक बिंदु N है और A से N के बीच का लंबाई है L। अब यहां इस डायग्राम में देखिए, यह एक बैटरी है, इसका EMF E है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है। इस बैटरी का 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है पॉइंट A से, निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है पॉइंट N से। मान लीजिए इसमें अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब बताओ VA माइनस VN का वैल्यू क्या होगा। तो VA माइनस VN का वैल्यू निकालने के लिए आपको याद होगा कि A से हमको चलना है और N पे पहुंचना है। तो A से हम चलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको बैटरी दिखा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखा तो हम EMF का साइन लेंगे +E, ठीक है। उसके बाद ये रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस जो बैटरी के दोनों प्लेट के बीच में है, इलेक्ट्रोलाइट का रेसिस्टेंस है। इससे करंट फ्लो होगा तब ना ये वोल्टेज खाएगा। कोई भी रेसिस्टेंस हो, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल, उससे करंट फ्लो होगा तभी वो वोल्टेज खाएगा। चूंकि इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो रेसिस्टेंस है ये वोल्टेज नहीं खाएगा। इसलिए VA माइनस VN का वैल्यू हो जाएगा E, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा E। लेकिन मान के चलिए कि करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में और ये करंट का वैल्यू है I। अब बताइए VA माइनस VN का वैल्यू कितना होगा। तो अब जो है VA माइनस VN बराबर, फिर A से हम चलना स्टार्ट करेंगे, चलते गए। सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव प्लेट आया तो हम +E लिखेंगे, और फिर ये कितना वोल्ट खाएगा I इंटू R, लेकिन करंट आ रहा है इधर और हम जा रहे हैं इधर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर -IR हो जाएगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब VA माइनस VN का वैल्यू हो जाएगा E माइनस IR। इसका मतलब अगर करंट नहीं है तो VA माइनस VN का वैल्यू E के बराबर होगा, लेकिन अगर करंट फ्लो हो रहा है तब VA माइनस VN का वैल्यू होगा E माइनस IR। और अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तब VA माइनस VN का वैल्यू हो जाएगा E प्लस IR। ये सब तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या है। पोटेंशियोमीटर एक वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। पोटेंशियोमीटर एक वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट, हिंदी में बोलते हैं सर्वतोमुखी उपकरण, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका बहुत सारा यूज है। जैसे आमीटर का क्या यूज है, करंट मापना। वोल्टमीटर का क्या यूज है, 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मापना। पोटेंशियोमीटर का एक नहीं बहुत सारा यूज है, ठीक है। यहां पर हमने 4 यूज लिखा है। पहला यूज क्या है, पहला यूज है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। यह 2 बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर माप सकता है। पोटेंशियोमीटर क्या कर सकता है,
पोटेंशियोमीटर क्या कर सकता है? दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस माप सकता है। दूसरा यूज क्या है? कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, यानी दो बैटरी के ईएमएफ का तुलना कर सकता है। कंपेयर करना माने तुलना करना। मान लो एक बैटरी का ईएमएफ है E1 और दूसरे बैटरी का ईएमएफ है E2, तो E1 बटे E2 यानी दोनों के ईएमएफ का रेशियो ये निकाल सकता है, E1 बटे E2 का मान निकाल सकता है। तीसरा इसका यूज है किसी सेल का ईएमएफ निकाल सकता है। और चौथा यूज है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, यानी किसी बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस भी निकाल सकता है। तो इसका 4 यूज है, इसीलिए इसको कहा गया वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट। जनरली क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक ही यूज होता है, एक दो बस, लेकिन पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका एक दो नहीं 4 यूज है, तो इसीलिए इसको कहा गया वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कोई व्यक्ति अगर अच्छा डांस करता है, अच्छा गाना भी गाता है और मान लीजिए अच्छा पढ़ाई भी कर लेता है, कोई स्टूडेंट है, तो उसमें ये जो नेचर है ये क्या वर्सेटाइल नेचर है। मतलब वो नहीं बोलते हम लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी, इसका मतलब उसका मल्टी टैलेंटेड है, उसका बहुत सारा टैलेंट है। तो उसी तरह ये जो पोटेंशियोमीटर है ये मल्टी इसका यूज होता है, एक से अधिक यूज है इसका, इसीलिए इसको कहा गया वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट, यानी सर्वतोमुखी उपकरण। इसका क्या क्या यूज है एक बार हम फिर से देखेंगे। यह किसी बैटरी का ईएमएफ निकाल सकता है। अगर किसी बैटरी का ईएमएफ पता नहीं है और आपको पता करना है कि उस बैटरी का ईएमएफ कितना है, तो आप पोटेंशियोमीटर के मदद से किसी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। दूसरा है किसी बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकता है, ठीक है। तीसरा है दो अलग अलग बैटरी के ईएमएफ का तुलना कर सकता है, यानी उसका रेशियो निकाल सकता है E1 बटे E2। और चौथा यूज है कि यह दो बिंदु का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकता है, सर्किट के किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता है। इतना सारा यूज है। पोटेंशियोमीटर में एक तार होता है जिसकी लंबाई 5 से 10 मीटर होती है। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि मीटर ब्रिज में 1 ही मीटर लंबा तार होता है। मीटर ब्रिज में जो वायर होता है उसका लंबाई 1 मीटर होता है, यानी 100 सेंटीमीटर। लेकिन पोटेंशियोमीटर में जो वायर का लंबाई होता है वो 5 से 10 मीटर लॉन्ग वायर यूज करते हैं। इस वायर को हम पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं, जिसको AB सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि पोटेंशियोमीटर वायर का लंबाई कितना होगा। तो पोटेंशियोमीटर वायर का लंबाई 5 से 10 मीटर लंबा हो सकता है, ठीक है। 5 मीटर भी हो सकता है, 6 मीटर भी हो सकता है, 7 मीटर भी हो सकता है, यानी 5 से 10 के बीच कुछ भी हो सकता है। पोटेंशियोमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? विभवमापी। पोटेंशियोमीटर कैसा इंस्ट्रूमेंट है? वर्सेटाइल। पोटेंशियोमीटर का क्या क्या यूज है? यह किसी बैटरी का ईएमएफ निकाल सकता है, किसी बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल सकता है, दो बैटरी के ईएमएफ का तुलना कर सकता है, और सर्किट के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकाल सकता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और पोटेंशियोमीटर जो है उसमें पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई कितनी होती है? 5 से 10 मीटर। अब देखिए पोटेंशियोमीटर का डायग्राम कैसा होता है। ये है पोटेंशियोमीटर का सिंपल डायग्राम, ध्यान से समझिएगा। ये A से लेकर B तक ये जो तार देख रहे हैं यही है पोटेंशियोमीटर वायर। ये A से B तक ये जो वायर है इसको हम पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं। यहां पर एक स्टैंडर्ड सेल लिया गया है, यह एक मानक सेल है, इसका ईएमएफ आपको पता रहेगा। यह रियोस्टेट है, देख रहे हैं एरो डाला गया है, यानी इसके रेसिस्टेंस को आप बदल सकते हैं। ये रियोस्टेट है और ये एक की है, ये क्लोज्ड की है, यानी सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। ये जो वायर है A से लेकर B तक, A से लेकर B तक, इसी वायर को हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, और इस वायर की लंबाई 5 से 10 मीटर होती है। ये इस वायर में रेसिस्टेंस है। पोटेंशियोमीटर वायर जो होता है, जैसे मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा तार होता है और उसमें रेसिस्टेंस होता है तब ना वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसी तरह से ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है AB यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वायर में रेसिस्टेंस है, यानी इस तार से जब भी करंट फ्लो होगा तो ये कुछ ना कुछ वोल्टेज खाते चले जाएगा। मान लेते हैं इस तार के एकांक लंबाई पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? फाई। यहाँ पर लिखे हुए हैं कि लेट फाई बराबर पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ
ऑफ द वायर ए बी, यानी वायर ए बी के पर यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, फाई। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर लंबाई पर 2 वोल्ट खा रहा है, तो फाई का वैल्यू हो जाएगा 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। या आप ऐसे भी मान सकते हैं कि 1 मीटर लंबाई पर 5 वोल्ट खा रहा है, तो 5 वोल्ट पर मीटर, सेंटीमीटर में या मीटर में किसी में भी आप व्यक्त कर सकते हैं फाई को। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, फाई। फाई क्या है, फाई है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ए बी। यह जो आपका पोटेंशियोमीटर वायर है, इस ए बी को ही हम पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं, जिसकी लंबाई 5 से 10 मीटर होती है। तो इस वायर के 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर यानी पर यूनिट लेंथ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, फाई, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस है। और इधर जो आप वायर देख रहे हैं, ये वाला वायर, ये सिंपल वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है। ये भी सिंपल वायर है, इधर ये पूरा सिंपल वायर है। ऊपर जो देख रहे हैं ये सब सिंपल वायर है, ये जो वायर देख रहे हैं सब सिंपल वायर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जॉकी है। इस जॉकी को आप ए से लेकर बी तक कहीं भी इसके ऊपर सटाकर चला सकते हैं। इस जॉकी को चाहे तो ए पर रखें, इस वायर ए बी पर कहीं भी आप चला सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यह जो पोटेंशियोमीटर वायर है, इसके ऊपर जॉकी को चलाया जाता है। तब तक चलाना है जब तक कि गैल्वेनोमीटर के निडल का डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। ठीक है, इस जॉकी को कब तक चलाना है, जब तक कि गैल्वेनोमीटर की सुई का विक्षेप 0 ना हो जाए। अब देखिए, गैल्वेनोमीटर का एक सिरा कहाँ से जुड़ा हुआ है, एन से, यानी जॉकी से। एन को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एन को क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, यानी उदासीन बिंदु, यानी वैसा बिंदु जहां पर गैल्वेनोमीटर के निडल का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा बिंदु सी से कनेक्ट है। ये जो दूसरा सिरा है, ये पॉइंट सी है और ये जॉकी से जुड़ा हुआ है। और ये देखिए, ये पॉइंट ए है, यहां से एक वायर निकला हुआ है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट ए है तो इसको भी हम पॉइंट ए मान सकते हैं। जरा सोचिए क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट का सेम पोटेंशियल होगा। ये जो वायर है, ये कैसा वायर है, ये सिंपल वायर है। इस वायर में करंट अगर फ्लो होगा भी तो वोल्टेज तो नहीं खाएगा ये वायर। तो इसीलिए जितना पोटेंशियल ए का उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का, तो दोनों पॉइंट सेम होगा। यह ए है तो यह भी ए होगा, ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम रहे। तो यह जो पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर में 5 से 10 मीटर एक लंबा तार होता है, जिसको यहाँ पर ए बी से दिखाया गया है। इस तार के दोनों सिरे को एक बैटरी, स्टैंडर्ड सेल, एक रियोस्टेट और एक की से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर भी होता है इसमें, जिसका एक सिरा जॉकी से जुड़ा रहता है। वह जॉकी जो इस तार ए बी पर कहीं भी चलाया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा बिल्कुल फ्री होता है और यहाँ पर ए जो है, टर्मिनल ए, ये भी फ्री है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का 2 सिरा फ्री होता है ताकि उसको हम सर्किट में कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर यह जो पोटेंशियोमीटर है, इसका भी 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल है ए, एक टर्मिनल है सी। जिस किसी भी चीज़ को आपको जोड़ना होगा तो इसी दोनों टर्मिनल के बीच में जोड़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पोटेंशियोमीटर का दोनों टर्मिनल दिखाओ कहाँ पर है, तो बोलिएगा पोटेंशियोमीटर का एक टर्मिनल है ए, एक टर्मिनल है सी। मान लीजिए कि पोटेंशियोमीटर के मदद से किसी बैटरी का ईएमएफ निकालना है। हमको क्या निकालना है, आपने अभी अभी पढ़ा कि पोटेंशियोमीटर वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, यानी इसके मदद से हम किसी बैटरी का ईएमएफ निकाल सकते हैं या 2 बैटरी के ईएमएफ का हम तुलना भी कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, तब मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है, ये रहा बैटरी। इस बैटरी का ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। ईएमएफ का वैल्यू नहीं पता है, ईएमएफ का वैल्यू नहीं पता है और इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इस बैटरी के ईएमएफ का मान नहीं पता है, हमको पोटेंशियोमीटर के मदद से इसका ईएमएफ निकालना है। तो इसमें देखिए 2 काम करना है आपको। पहला काम करना है कि इस बैटरी को यहाँ पर ले जाके कनेक्ट कर दीजिए। पोटेंशियोमीटर में 2 टर्मिनल होता है, ए और सी।
इस पॉइंट ए और इस पॉइंट सी को टर्मिनल कहते हैं पोटेंशियोमीटर का। तो सबसे पहले जिस बैटरी का ईएमएफ निकालना है उसको पोटेंशियोमीटर के दोनों टर्मिनल यानी ए और सी के बीच कनेक्ट कर दीजिए। कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर दीजिए। यहां पर देखिए डायग्राम है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये रहा पोटेंशियोमीटर वायर, ये इसका टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल सी है। इस दोनों टर्मिनल के बीच में हमने उस बैटरी को जोड़ दिया जिसका ईएमएफ निकालना है। तो मुझे इस बैटरी का ईएमएफ निकालना है, तो इसको मैंने क्या किया, इसके दोनों टर्मिनल के बीच में कनेक्ट कर दिया। पहला काम पूरा। सेकेंड स्टेप क्या करना है, इस जॉकी को पकड़ के टर्मिनल ए से चलाते चलना है, माने इस वायर के ऊपर आपको खिसकाना है धीरे धीरे। तब तक खिसकाना है जब तक कि गैल्वेनोमीटर के निडल का डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर का निडल जीरो डिफ्लेक्शन देगा उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। मान लो यह एन जो है न्यूट्रल पॉइंट है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये क्रॉस साइन का मतलब है कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन अगर इस जॉकी को हम इधर कर दें तो फिर से करंट फ्लो होने लगेगा, अगर हम इधर कर दें तो फिर से करंट फ्लो होने लगेगा। यानी इस पूरे तार ए बी पर एक ही जगह ऐसा होगा जहां पर गैल्वेनोमीटर के निडल का डिफ्लेक्शन जीरो होगा। पूरे तार ए बी पर इस जॉकी को अगर आप चलाओगे तो आप देखोगे कि इस तार ए बी पर एक और केवल एक ही ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर गैल्वेनोमीटर के निडल का डिफ्लेक्शन जीरो होगा। इस पॉइंट को हमने न्यूट्रल पॉइंट कहा। मान लेते हैं ए से लेकर एन के बीच का लंबाई जो है वो एल है। ये एल मीटर भी हो सकता है, एल सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो ये लेंथ कितना माना गया, एल। ठीक है, पॉइंट ए और न्यूट्रल पॉइंट के बीच का जो लेंथ है एल है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो बैटरी आप देख रहे हैं, इस बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, आप बताइए, सोच के बताइए। इस बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए, जब ये न्यूट्रल पॉइंट आपको मिल जाएगा तब तो गैल्वेनोमीटर के निडल का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब यहां ध्यान से देखिए, मान के चलिए कि इस बैटरी से करंट निकल रहा है। तो अगर इस बैटरी से करंट निकल रहा है तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। अगर इस बैटरी से करंट निकल रहा है तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। इस तरह से मान लो इससे आई एम्पियर का करंट आया, तो जब यह करंट यहां पर आएगा तो यह दो पार्ट में बटेगा। कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर चला जाएगा। मान लीजिए कि यह 10 एम्पियर का करंट निकला बैटरी से, 10 एम्पियर निकला। तो जब 10 एम्पियर का करंट इस बैटरी से निकला, जब 10 एम्पियर का करंट इस बैटरी से निकला तो वह पॉइंट ए पर आकर दो पार्ट में बटेगा। मान लो इधर चला गया 6 एम्पियर और इधर चला गया 4 एम्पियर। अब ये 4 एम्पियर इधर से घूम कर आएगा यहां पर और इधर से 6 एम्पियर आएगा, तो इसमें फिर कितना चला जाएगा, 10 एम्पियर। क्योंकि एक नियम आपको पता होगा कि किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा निगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट आना चाहिए, तभी करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही माना जाएगा। किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकला उसके निगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट आना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, जिस रास्ते करंट फ्लो होता है उस रास्ते करंट वापस नहीं होगा। अगर 10 एम्पियर का करंट इधर से निकल रहा है, डायग्राम में देखिए, 10 एम्पियर का करंट अगर यहाँ से निकल के इधर फ्लो हो रहा है तो ये वापस इधर नहीं घूमेगा, ये किसी दूसरे रास्ते से जाएगा। तो ये 10 एम्पियर का करंट आया, इधर गया 6 एम्पियर और इधर से ये 4 एम्पियर का करंट घूम कर आया, यहाँ पर वापस फिर 10 एम्पियर हो गया। इसका मतलब जैसे इधर से 10 एम्पियर जाएगा तो गैल्वेनोमीटर के निडल का डिफ्लेक्शन जीरो नहीं होगा, ये तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन ये न्यूट्रल पॉइंट है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है। तो आप जब ये कह रहे हो कि ये न्यूट्रल पॉइंट है, इस ब्रांच में करंट है ही नहीं, तो इसका मतलब इस बैटरी से करंट निकल ही नहीं रहा। क्योंकि अगर इस बैटरी से करंट निकलेगा तो वो इसी रास्ते से घूमकर निगेटिव टर्मिनल में जाएगा। लेकिन पहले ही आप कह रहे हो कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इधर से करंट निकलेगा ही नहीं, क्योंकि निकलेगा तो फिर वो जाएगा किधर से,
वो जाएगा तो इसी रास्ते से, तभी ना निगेटिव टर्मिनल में जाएगा। तो इधर से नहीं जा रहा है, इसका मतलब उधर से निकल भी तो नहीं रहा है, इसका मतलब इस बैटरी से कोई भी करंट नहीं निकलेगा। जब गैल्वेनोमीटर बैलेंस हो जाए, जब आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल जाए, तो समझ लेना कि इस बैटरी से कोई करंट नहीं निकल रहा है। और जब तक न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक यह नीडल इधर उधर डिफ्लेक्ट करेगा, इसका मतलब इस बैटरी से करंट निकल रहा है। ठीक है, तो जब आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल गया तो इसका मतलब इस बैटरी से अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन इस बैटरी के बारे में सोचिए तो इससे करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। ये जो स्टैंडर्ड सेल है इससे करंट फ्लो होगा, क्यों होगा देखिए। इससे करंट निकलेगा, मान लो इससे कुछ करंट निकला, वो करंट ऊपर जाएगा, फिर वो करंट इधर से आके फिर इसमें आ जाएगा। यानी अगर इस स्टैंडर्ड सेल से 5 एम्पियर का करंट निकला तो वह 5 एम्पियर का करंट इधर से होते हुए फ्लो होते हुए वापस 5 एम्पियर इसमें आ सकता है। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि यहाँ पर जब 5 एम्पियर आया तो ऊपर से क्यों नहीं गया। तो जब यहाँ 5 एम्पियर आएगा तो मान लो 3 एम्पियर इधर से गया, 2 एम्पियर ऊपर से गया, तो ऊपर से जाएगा तो इधर से आना पड़ेगा। तो गैल्वेनोमीटर तो पहले ही कह रहा है कि जीरो डिफ्लेक्शन है, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। इसका मतलब स्टैंडर्ड सेल से जो भी करंट निकलेगा वो ऐसे घूमेगा, इस तरह से ये घूमेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल से जो भी करंट निकलेगा वो इस तरह घूमेगा। क्लियर। और बैटरी से तो करंट निकल ही नहीं रहा है क्योंकि ये बैलेंस हो चुका है, न्यूट्रल पॉइंट मिल गया है ना। तो कहानी ये है कि जिस बैटरी का ईएमएफ निकालना उसको सबसे पहले पोटेंशियोमीटर के दोनों टर्मिनल के बीच कनेक्ट करो, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप हुआ जॉकी को तब तक चलाइए इस तार पर जब तक कि गैल्वेनोमीटर के निडल का डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। जिस पॉइंट पर निडल डिफ्लेक्शन जीरो होगा उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे, इसको एन से डिनोट करेंगे। और ये जो लेंथ एल है इसको बैलेंस लेंथ कहते हैं, यानी संतुलन लंबाई। इसको कौन सा लेंथ कहते हैं, बैलेंस लेंथ। टर्मिनल ए से न्यूट्रल पॉइंट एन के बीच के डिस्टेंस को बैलेंस लेंथ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि स्टैंडर्ड सेल से करंट फ्लो हो रहा है, यानी इस तार से करंट फ्लो हो रहा है, और इससे जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो किस बैटरी के कारण हो रहा है, स्टैंडर्ड सेल के कारण। इससे तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, यानी इस वायर ए बी में, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी में जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो स्टैंडर्ड सेल के कारण फ्लो हो रहा है, इसी से ना करंट निकल रहा है, तो इस वायर में फ्लो होते हुए जा रहा है। इसका मतलब इस वायर में कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉप होगा। जब करंट फ्लो हो रहा है और इस वायर में रेसिस्टेंस है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो मान लेते हैं इस वायर के एक पर यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, फाई। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एल है, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, फाई इंटू एल होगा ना। तो इसका मतलब ये टर्मिनल ए और टर्मिनल एन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताइए। तो वी ए माइनस वी एन, इसका वैल्यू कैसे निकालें, ध्यान दीजिए। ये ए है, ये एन है। वी ए माइनस वी एन का वैल्यू अगर निकालना हो तो नियम हमने बताया था कि ए से एन तक आपको चलना है। तो यहाँ दो रास्ते हैं, ए से एन तक जाने का दो रास्ता। एक तो रास्ता आप सीधा जाओ और एक रास्ता ऐसे घूम के जाओ। अगर हम ऊपर से जाते हैं तो हम ए से चलना स्टार्ट किए, सबसे पहले हमको क्या मिल गया, ईएमएफ, तो हम प्लस ई लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल मिला। और इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इसीलिए ये जो रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस, ये कोई वोल्टेज खाएगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस जी ओम है, लेकिन इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ भी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। हम कहाँ पहुँच गए, एन पर, यानी ए से एन के बीच में केवल हमको बैटरी मिल रहा है। ये भी रेसिस्टेंस है, ये भी रेसिस्टेंस है, लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ पर वी ए माइनस वी एन का वैल्यू कितना मिल गया, प्लस ई मिल गया। और अगर हम ए से एन तक इस रास्ते होकर जाएं तो कितना वैल्यू मिलेगा, जरा सोचो। 1 सेंटीमीटर पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा फाई, 2 पर कितना होगा 2 फाई, 3 सेंटीमीटर पर 3 फाई। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है एल सेंटीमीटर, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, फाई एल। जितना ड्रॉप होगा उतना ही ना डिफरेंस आएगा। तो वी ए माइनस वी एन का वैल्यू कितना होगा, फाई एल, यानी ई का वैल्यू मिल गया फाई एल। अगर फाई का मान पता हो और एल का मान तो हम पता कर लेंगे, क्योंकि ये एल को हम स्केल से माप सकते हैं। जब आपने जॉकी को चलाया, बैलेंस मिला, तो जिस बिंदु पर बैलेंस मिला उसका दूरी ए से हम स्केल के सहायता से माप सकते हैं। तो फाई का वैल्यू पहले से पता होगा, एल का वैल्यू हम मेज़र करके पता कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ईएमएफ निकल जाएगा। इस तरह से किसी बैटरी का हम ईएमएफ निकाल सकते हैं। देखिए ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, समझने वाला चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस बैटरी का ईएमएफ निकालना है
उसको दोनों टर्मिनल के बीच कनेक्ट करो, उसके बाद जॉकी को मूव करके बैलेंस पॉइंट लो, बैलेंस लेंथ L मान लो और फिर सीधा इक्वेशन लगाओ VA माइनस VN। VA माइनस VN का वैल्यू ऊपर वाले रास्ते से E मिलेगा, इधर वाले रास्ते से फाई L मिलेगा, यानी E बराबर फाई L। खत्म कहानी। अब यहां देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो बैटरी है। हमारे पास कितना बैटरी है? दो बैटरी। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है। पहले बैटरी का EMF E1 है, इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है। दूसरे बैटरी का EMF E2 है, इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है। हमको E1 और E2 का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? दोनों बैटरी के EMF का रेशियो निकालना है, यानी दोनों बैटरी के EMF का तुलना करना है कि कौन किससे कितना गुना बड़ा है। तो यह तुलना कैसे करेंगे? ना तो इसका EMF पता है और ना इसका EMF पता है, फिर भी दोनों के EMF का रेशियो निकालना है। कैसे काम करेंगे ये? तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले बैटरी को यानी पहले बैटरी को A और C के बीच कनेक्ट करेंगे। देखिए क्या करना है। सबसे पहले जो पहला बैटरी है जिसका EMF E1 है, इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है, फर्स्ट बैटरी को इस A और C के बीच कनेक्ट करिए, यानी पोटेंशियोमीटर का जो दो टर्मिनल है उसके बीच में पहले बैटरी को कनेक्ट करिए। उसके बाद जॉकी को चलाइए। मान लीजिए बैलेंस पॉइंट कहाँ पर मिला? N1 पे, और बैलेंस लेंथ L1 है। तो इक्वेशन क्या लिखेगा? VA माइनस VN1, VA माइनस VN1 बराबर E1 बराबर फाई L1, यानी E1 का मान कितना मिलेगा? फाई L1। इसके बाद इस बैटरी को खोल के हटा दीजिए। इस बैटरी के जगह दूसरा वाला बैटरी लगाइए जिसका EMF कितना है? E2 और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है? R2। मान लीजिए इस बार बैलेंस यहाँ पर मिला, इस बार बैलेंस कहाँ पर मिला? यहाँ पर आके मिला, यानी N2 पे मिला, और जिसका लंबाई कितना? बैलेंस लेंथ L2 है। तो इस बार इक्वेशन होगा VA माइनस VN2। इक्वेशन क्या होगा? VA माइनस VN2 बराबर इस वाले रास्ते से कितना आएगा? E2, क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, गैल्वेनोमीटर तो बैलेंस हो गया। तो इधर से आएगा E2 और इस वाले रास्ते से कितना आएगा? फाई L2, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप फाई है, तो यहाँ से यहाँ तक L2 सेंटीमीटर है, तो फाई L2 होगा। इसका मतलब E1 का वैल्यू होगा फाई L1 और E2 का वैल्यू होगा फाई L2। अब इस दोनों को डिवाइड अगर हम कर दें तो फाई फाई कैंसिल होगा, E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2। चूंकि L1 और L2 का मान हम निकाल सकते हैं। जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, पहले बैटरी को जोड़ा, बैलेंस पॉइंट N1 निकला, तो इस L1 को आप मेज़र करके निकाल सकते हैं स्केल से। उसी तरह से जब दूसरा बैटरी आपने कनेक्ट किया, बैलेंस मिला N2 पे, तो इस बैलेंस लेंथ को भी आप मेज़र करके निकाल सकते हैं। L1 L2 का मान रखिएगा, आपको अनुपात मिल जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर की मदद से किसी बैटरी का EMF भी निकाल सकते हैं, दो बैटरी के EMF का तुलना भी कर सकते हैं। क्लियर है? अगर जरा सोचो, L1 का मान पता है, L2 का मान पता है, अगर E1 का मान पता हो तो E2 निकल जाएगा कि नहीं? इसका मतलब दो बैटरी में से अगर एक बैटरी का EMF पता हो तो दूसरे का भी EMF हम निकाल सकते हैं। तो ये सब काम हम पोटेंशियोमीटर की मदद से कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को क्या कहेंगे? विभव मापी। पोटेंशियोमीटर का ये एक्चुअल डायग्राम है। ये जो डायग्राम अभी आप देख रहे हो ये एक्चुअल डायग्राम है, और इससे पहले जो हम दिखा रहे थे वो सिंपल डायग्राम था, ये एक्चुअल डायग्राम है। ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक का जो वायर है यह 1 मीटर लंबा है। ये जो वायर का लेंथ है यह भी 1 मीटर है। यह जो वायर का लेंथ है 1 मीटर है। यहां से यहां तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। अब देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में टोटल कितना मीटर है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 मीटर लंबा तार लिया गया। पोटेंशियोमीटर वायर का लंबाई 5 से 10 मीटर हो सकता है। तो यहाँ जो हमने डायग्राम दिखाया है इसमें जो पोटेंशियोमीटर वायर का लंबाई है ये 6 मीटर लंबा है। अब देख सकते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम मोड़ मोड़ कर, घुमा घुमा कर क्यों ऐसे दिखा रहे हैं? तो जरा सोचिए, 6 मीटर लंबा तार को अगर हम सीधा ले जाएं, प्रैक्टिकली सोचिएगा, 6 मीटर लंबा तार को अगर हम सीधा दें
तो वो बहुत दूरी तक चला जाएगा। उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बनाना है। इंस्ट्रूमेंट का साइज छोटा रखने के लिए हम इस तार को क्या करते हैं, 1-1 मीटर पर मोड़ के इस तरह लगाते हैं। ये जो देख रहे हैं ये थिक मेटल स्ट्राइप है, यानी मोटा धातु पट्टी। ये 1-1 मीटर पर क्या करते हैं, मान लीजिए पोटेंशियोमीटर तार का लंबाई 6 मीटर है, तो 6 मीटर लंबा तार को सीधा लगाने से अच्छा है कि उसको 1-1 मीटर पर काट के मोड़ कर लगाएं। और ये जो है ये 2 तार के बीच में एक धातु का मोटा पट्टी लगाते हैं, ठीक है, इस दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपस में, ताकि ऐसे करके करंट फ्लो हो सके, ठीक है। ये न्यूट्रल पॉइंट N है, ये जॉकी है। इस जॉकी को कहां से कहां तक चलाना है, इस जॉकी को बिंदु A से लेकर यहां से लेकर आप यहां कहीं भी आप चला सकते हैं। तब तक चलाना है कि जब तक कि आपका गैल्वेनोमीटर का निडल का डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। यानी A से B के बीच में आप कहीं भी चला सकते हैं, केवल इधर नहीं चलाना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो तार आप देख रहे हैं इधर वाला तार, ये सिंपल वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर नहीं है, ये सब सिंपल वायर है, ये सब कनेक्टिंग वायर है। लेकिन ये जो वायर आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 6 मीटर लंबा, इसी को हम पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं। और पोटेंशियोमीटर वायर का रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होता है। पोटेंशियोमीटर वायर का रेसिस्टेंस 0 नहीं होता है, जबकि कनेक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस 0 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वायर है ये पोटेंशियोमीटर वायर है, और इधर जो वायर आप देख रहे हैं ये वाला, ये कनेक्टिंग वायर है। इस वायर का रेसिस्टेंस 0 है, जबकि इस वायर का रेसिस्टेंस 0 नहीं है, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियोमीटर वायर का 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल A है और एक टर्मिनल B है। टर्मिनल A और B के बीच में हम 3 चीज लगाते हैं, एक स्टैंडर्ड सेल लगाया गया है, एक रियोस्टेट लगाया गया है और एक की लगाया गया। तो ये तो इसका एक्चुअल डायग्राम है। लेकिन इस डायग्राम और यहाँ पर देखिए पोटेंशियोमीटर का 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल A है और एक टर्मिनल C है। इसी 2 टर्मिनल के बीच में किसी भी बैटरी को या किसी भी चीज को जोड़ा जाता है, जिसको हम टर्मिनल्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर कहते हैं। हर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का 2 टर्मिनल होता है ना, तो उसी तरह से इस विभव मापी का भी 2 सिरा है, एक सिरा A है, एक सिरा C है। इस A और C के बीच में हम किसी बैटरी को या किसी भी चीज को कनेक्ट करेंगे, जिसका EMF निकालना होगा। ये तो इसका एक्चुअल डायग्राम है। लेकिन आपको कभी भी एक्चुअल डायग्राम प्लॉट नहीं करना है। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाओगे, ये इतना टेढ़ा डायग्राम कौन बनाएगा, इससे अच्छा है देखिए इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम यहाँ पर है। देखिए एकदम सिंपल सा डायग्राम है, इसको हम कहेंगे सिंपल डायग्राम। ये AB क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर। इस पोटेंशियोमीटर वायर का 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल A है, एक टर्मिनल B है। दोनों टर्मिनल के बीच में 3 चीज को जोड़ा गया, एक स्टैंडर्ड सेल है, S का मतलब स्टैंडर्ड सेल, एक रियोस्टेट है और एक की है। ये 3 चीज कनेक्ट है। इधर गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर जॉकी से कनेक्ट है, जॉकी को इस वायर पर हम कहीं भी चला सकते हैं। और ये टर्मिनल C और टर्मिनल A, ये दोनों पोटेंशियोमीटर का टर्मिनल हो गया। दोनों डायग्राम में कोई फर्क नहीं है, फर्क इतना ही है कि ये थोड़ा सिंपल है और वो थोड़ा टेढ़ा है। लेकिन एक्चुअल में डायग्राम ऐसा होता है, जिसको हम सुविधा के लिए इस तरह दिखाते हैं। एक्चुअल में तो डायग्राम ये है, लेकिन यहां पर जो ये वायर है ये ऐसे मोड़ मोड़ के दिखाया गया है, ऐसे करके, क्योंकि एक्चुअल में 6 मीटर लंबा तार को सीधा नहीं दिखाया जाता है। लेकिन क्योंकि 6 मीटर लंबा तार को अगर आप सीधा कनेक्ट करिएगा तो बहुत दूर तक चला जाएगा, तो इसीलिए उसको 1-1 मीटर पे काट के लगाया जाता है। लेकिन सिंपल डायग्राम में हम इसको ऐसे दिखाएंगे। ये मेरा पोटेंशियोमीटर वायर हो गया AB। इस वायर में जब भी करंट फ्लो होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, इस तरह से वोल्टेज घटते चले जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो वायर है इधर, जो ये सब सिंपल वायर है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। दोनों डायग्राम को आप कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। ये A से लेकर B के बीच में जो ये 6 मीटर लंबा तार देख रहे हैं, इसको आप सीधा दिखा दीजिए यहाँ पर A से B। उसके बाद इस तार पर एक जॉकी चला सकते हैं, वो जॉकी यहाँ पर है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, यहाँ पर दिखाया गया है। इधर देखिए A और B के बीच में स्टैंडर्ड सेल, रियोस्टेट और की कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर भी A और B के बीच में
स्टैंडर्ड सेल, रियोस्टेट और की को कनेक्ट किया गया। ये सिंपल डायग्राम है। इट इज ए वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट। विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट we can measure potential difference between 2 points, comparison of EMF of 2 cells। यह एक सर्वतोमुखी उपकरण है। इस उपकरण की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं, यानी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, दो सेल के ईएमएफ का तुलना कर सकते हैं, और देखिए क्या सब कर सकते हैं। ईएमएफ ऑफ अ सेल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो ये चार काम आप कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर ए बी। इसमें एक लंबा तार ए बी होता है जिसकी लंबाई 5 से 10 मीटर होती है। अक्रॉस विच, जिसके सिरों के बीच में ए स्टैंडर्ड सेल, रियोस्टेट यानी वेरिएबल रेसिस्टेंस एंड की आर कनेक्टेड। इसमें 5 से 10 मीटर लंबा एक वायर होता है ए बी, जिसके सिरों के बीच में एक स्टैंडर्ड सेल, रियोस्टेट और की को कनेक्ट किया जाता है। यूजुअली सेपरेट पीसेस ऑफ वायर आर कनेक्टेड बाय थिक मेटल स्ट्रिप। प्रायः हम क्या करते हैं, एक एक मीटर लंबा तार को काट के उसको थिक मेटल स्ट्रिप यानी मोटे धातु पट्टी द्वारा जोड़ते हैं ताकि पोटेंशियोमीटर का लंबाई बहुत ज़्यादा ना हो। आर टेकन, वन एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज फ्री टू मूव बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। गैल्वेनोमीटर का एक सिरा जॉकी से कनेक्ट रहता है जो कि ए से बी तक कहीं भी उसको मूव करा सकते हैं ऑन द वायर, while the other end C and point A act as terminals of the potentiometer। जबकि दूसरा सिरा C, गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा सिरा है C और जो पॉइंट A है, यह दोनों पोटेंशियोमीटर के दो टर्मिनल की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। इसमें एक लंबा तार AB होता है जिसकी लंबाई 5 से 10 मीटर होती है, जिसके सिरों के बीच एक मानक सेल, एक रियोस्टेट और एक कुंजी को जोड़ा जाता है। प्रायः तार के कई टुकड़े एक मोटे धात्विक पट्टी द्वारा जोड़ी जाती है। गैल्वेनोमीटर का एक सिरा मूव करने के लिए स्वतंत्र रहता है, जबकि दूसरा सिरा C और बिंदु A विभवमापी के दो छोर की तरह यानी दो टर्मिनल की तरह कार्य करते हैं। लेट phi इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ए बी। माना phi क्या है, तार ए बी के प्रति एकांक लंबाई का विभव पतन है। लेट द ड्राइविंग सर्किट सेंड्स ए करंट I थ्रू द वायर ए बी। मान लेते हैं जो ड्राइविंग सर्किट है यानी जिस सर्किट में स्टैंडर्ड सेल लगा हुआ है, नीचे वाला जो सर्किट है, वह कितना करंट सेंड कर रहा I, किससे, वायर ए बी से। सो पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इसीलिए बिंदु ए से बी तक लगातार पोटेंशियल क्या होगा, घटते जाएगा। यदि इफ ए एन इक्वल टू एल, यदि ए और एन के बीच का डिस्टेंस एल हो तो वी ए माइनस वी एन बराबर होगा फाई एल। ठीक है, एक बार इसको हिंदी में पढ़ते हैं। माना ड्राइविंग सर्किट द्वारा तार ए बी में धारा I प्रवाहित की जाती है, अतः विभव का मान बिंदु A से B तक लगातार कम होते जाता है। यदि ए एन बराबर एल हो तो वी ए माइनस वी एन बराबर फाई एल। देखिए इस बात को डायग्राम में समझ लीजिए।
ये जो ड्राइविंग सर्किट है नीचे वाला सेल, इस ड्राइविंग सर्किट के द्वारा यानी इस स्टैंडर्ड सेल के द्वारा आई एम्पियर का करंट ऐसे करके फ्लो हुआ, ऐसे करके फ्लो होगा। तो जब ये आई एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो यहां से लगातार पोटेंशियल घटते चले जाएगा क्योंकि इस वायर में रेसिस्टेंस है। तो मान लो अगर ए से एन के बीच का लंबाई एल हो तो भी ए माइनस भी एन का वैल्यू फाई एल होगा कि नहीं होगा? तो ये तो था पोटेंशियोमीटर। अब हम पोटेंशियोमीटर के सहायता से दो बैटरी के ईएमएफ का कैसे तुलना करेंगे इसको भी दिखाते हैं। समझा तो दिए हैं किस तरह तुलना किया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए। ये डायग्राम है, देखिए हेडिंग क्या है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स, दो सेलों के ईएमएफ की तुलना। यहां ध्यान से देखिए, ये स्टैंडर्ड सेल है, रियोस्टेट है, की है, और ये पोटेंशियोमीटर वायर ए भी है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है। गैल्वेनोमीटर का एक सिरा जो है सी यहां से और दूसरा टर्मिनल ए, ये दोनों पोटेंशियोमीटर का टर्मिनल कहलाता है। अब देखिए दो बैटरी है हमारे पास, एक बैटरी का ईएमएफ है E1, दूसरे बैटरी का ईएमएफ है E2। दोनों के ईएमएफ में से किसी का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन दोनों के ईएमएफ का रेशियो निकालना है। ना तो E1 का मान पता है, ना तो E2 का मान पता है, लेकिन हमको निकालना क्या है, E1 बाई E2, इसका रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो क्या करते हैं, दोनों बैटरी को एक टू वे की से कनेक्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये टू वे की है। जब हम 1 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो यह जो बैटरी है यह सर्किट से बाहर रहेगा, क्योंकि जब करंट आएगा तो ऊपर वाला तो ये कनेक्ट किए हैं तो ये तो कंप्लीट है सर्किट, लेकिन नीचे वाला डिस्कनेक्ट है। यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो दोनों बैटरी है इसको हमने किससे कनेक्ट किया है, टू वे की से। तो जब 1 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो मेरा पहला वाला जो बैटरी है वो सर्किट में आ जाएगा, ये देख रहे हैं इस तरह से करंट फ्लो होगा, लेकिन ये दूसरा वाला सर्किट से बाहर रहेगा क्योंकि यहां पर ये डिस्कनेक्टेड है। लेकिन जब हम 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो ये जो दूसरा वाला बैटरी है ये सर्किट में आ जाएगा, वो पहला वाला बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टू वे की का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों किया गया। जरा सोचिए, अगर हम सिंपली पहले बैटरी को जोड़ते फिर उसको निकाल के दूसरा बैटरी जोड़ते तो थोड़ा मेहनत लगता। पहला बैटरी जोड़िए, फिर उसको तार से खोलिए, फिर वापस दूसरा बैटरी ला के उसमें जोड़िए। इसमें क्या है, आपको मेहनत नहीं करना, ये दोनों बैटरी कनेक्ट है। जब आप 1 और 3 को कनेक्ट करिएगा, यहाँ पर एक बताए थे ना एल्युमिनियम का फ्रेम होता है, जब आप इस फ्रेम को 1 से कनेक्ट करिएगा तो बैटरी, पहला वाला बैटरी सर्किट में आ जाएगा, दूसरा वाला से कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि ये सर्किट से बाहर है। और इसी टर्मिनल को, यहाँ पर जो एल्युमिनियम का फ्रेम है इसको उठा के अगर हम 2 पे कनेक्ट कर दें तो ये 2 और 3 कनेक्ट हो जाएगा, तो दूसरा वाला बैटरी जो है वो सर्किट में आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि बार बार बैटरी को खोलने और लगाने का दिक्कत नहीं होता है, इसलिए हम लोग टू वे की का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोसेस समझिए करना क्या है। सबसे पहले दोनों बैटरी को टू वे की से जोड़ दिए। पोटेंशियोमीटर का 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल यहाँ पर सी है। इस दोनों टर्मिनल के बीच में इस दोनों बैटरी को कनेक्ट करना है टू वे की के मदद से। ये काम करने के बाद फिर क्या करिए, 1 और 3 को कनेक्ट करिए। तो 1 और 3 को जैसे ही जोड़ेंगे तब पहला बैटरी क्या आ जाएगा, सर्किट में आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इस जॉकी को चलाना है जब तक कि ये गैल्वेनोमीटर के नीडल का डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। मान लेते हैं बैलेंस पॉइंट कहाँ पर मिला, N1 पे, और बैलेंस लेंथ L1 है, तो VA माइनस VN1 का वैल्यू कितना होगा, फाई L1, और ऊपर वाले रास्ते से देखिए, इस वाले रास्ते से, तो E1 के बराबर होगा। तो E1 बराबर फाई L1 मिल गया। उसके बाद क्या करना, 2 और 3 को कनेक्ट कर देना। 2 और 3 को कनेक्ट करोगे तो ऊपर वाला जो बैटरी है ये बेकार हो जाएगा। जब हम 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे, इस दोनों को कनेक्ट करेंगे, जब हम 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो ये जो E1 है ये दोनों कनेक्ट होगा, तो ये तो सर्किट से बाहर चला जाएगा। तो तब फिर क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करने के बाद फिर जॉकी को मूव करेंगे। जॉकी को मूव करेंगे
तब तक जब तक कि गैल्वेनोमीटर के नीडल का डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। मान लेते हैं इस बार बैलेंस कहाँ मिला, N2 पर, और बैलेंस का जो लेंथ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो L2 है। तो इसका मतलब VA माइनस VN2 का वैल्यू इस वाले रास्ते से कितना आएगा, E2, क्योंकि इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इस बैटरी से तो कोई करंट नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर बैलेंस हो चुका है। और इस वाले रास्ते से कितना वैल्यू आएगा, 5L2, इसका मतलब E2 बराबर 5L2 होगा। अब यहाँ से दोनों का रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार पढ़ते हैं। 2 cells of EMF E1 and E2 are connected to a potentiometer through a two-way key. दो सेलों जिनके EMF E1 तथा E2 हैं को एक द्विगामी कुंजी द्वारा विभव मापी से जोड़ा जाता है। इस दोनों बैटरी को एक टू वे की के साथ इस पोटेंशियोमीटर के दोनों टर्मिनल के बीच में जोड़ दीजिए। अब हम करेंगे क्या, अब हम 1 और 3 को कनेक्ट करेंगे। 1 और 3 को कनेक्ट करने के बाद जॉकी को मूव करा के बैलेंस ले लेंगे N1 पॉइंट पे और बैलेंस लेंथ L1 मानेंगे। When 1 and 3 are connected, then E1 comes into circuit. जब 1 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो E1 यानी पहला बैटरी सर्किट में आएगा, दूसरा बैटरी सर्किट से कट जाएगा। Let balance point N1 is obtained at a distance L1 from point A. जब 1 और 3 को संयोजित किया जाता है तो E1 परिपथ में आ जाता है। माना संतुलन बिंदु N1 बिंदु A से L1 दूरी पर प्राप्त होता है। तो VA माइनस VN1 बराबर E1 बराबर 5L1, ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन 1। सिमिलरली when 2 and 3 are connected, then E2 comes into circuit. Let balance point N2 is obtained at a distance L2 from point A. उसी प्रकार जब 2 और 3 को संयोजित किया जाता है तो E2 परिपथ में चला आता है। माना संतुलन बिंदु N2 बिंदु A से L2 दूरी पर प्राप्त होता है। तो VA माइनस VN2 का वैल्यू हो जाएगा E2 बराबर 5L2, इक्वेशन 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, E1 बाई E2 बराबर 5L1 बाई 5L2, 5 कैंसिल हो जाएगा, E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2। अगर हम L1 L2 का मान रख दें तो E1 बटे E2 का वैल्यू मिल जाएगा। सो EMF ऑफ 2 cells कैन बी इजिली कंपेयर्ड। इफ EMF ऑफ 1 cell इज नोन देन वी कैन इजिली कैलकुलेट द EMF ऑफ अदर सेल। अतः दोनों सेलों के EMF का आसानी से तुलना कर सकते हैं। यदि एक सेल का EMF ज्ञात हो तो दूसरे सेल का EMF आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा आज के क्लास में कि पोटेंशियोमीटर क्या है, इसका किस तरह का डायग्राम होता है, इसका एक्चुअल डायग्राम कैसा है, लेकिन हम लोग हमेशा सिंपल डायग्राम यूज़ करते हैं। पोटेंशियोमीटर का क्या क्या यूज़ होता है, इसका आज हमने पहला यूज़ पढ़ा, कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल। साथ ही साथ यह भी जाना कि अगर एक सेल का EMF पता हो तो दूसरे का EMF निकल जाएगा। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि किसी बैटरी का हम इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हाँ, मानते हैं ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको एक बार में ही ये टॉपिक समझ में आता, बहुत कम होते हैं। मुश्किल से 1 या 2% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये टॉपिक फर्स्ट टाइम समझ में आता है, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, सुपर ब्रिलियंट। मैक्सिमम बच्चे को ये टॉपिक समझ में आता ही नहीं है, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि ये टॉपिक आपको हम अच्छे से समझा दें, इसलिए आज डिस्कशन लंबा हुआ, क्लास भी लंबा चला गया। जो बच्चे धैर्यपूर्वक इस क्लास को देखेंगे, एक एक बात को सुनेंगे, कॉपी में नोट करते जाएंगे, उसको समझेंगे, उन्हीं को ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें और अच्छा से अच्छा भविष्य में करें और अच्छे मन से पढ़ाई करिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, पढ़ाई पर ही ध्यान रखिए, क्योंकि इधर उधर दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लाइफ में अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम देना है
और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है, उसके लिए मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा। इधर उधर करके ना कभी आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा, ना कभी भविष्य अच्छा होगा। तो अगर आप अपने माँ बाप, आप अपने जन्म को सार्थक करना चाहते हैं, आप इस समाज और इस देश का उज्जवल भविष्य बनना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करना चाहिए और मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम मेरे लिए मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।